भारत माता की। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, ऐसा बार बार में कहा जा रहा है, आवाज़ में भी युवा चाहिए। भारत माता की। हाँ, एक बार और, भारत माता की। मेरी बात मैं भारत माता से ही शुरू करता हूँ कि जिस भारत माता की जय आज हम 21वीं सदी के अंदर कर रहे हैं, वो कैसी भारत माता है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जिस देश में सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम भारत माता के गीत गाते हों, जिस देश में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या की ऋचाएँ गाई जाती हो, और जिस देश में प्रकृति को माँ, पहाड़ों का पूजन, वृक्षों का पूजन किया जाता हो, उस देश में आज यदि हम प्रकृति की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो एक बात विचार करना पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूँ बातचीत में कि जिस देश की धरती पर कभी भगवान भी इस बात के लिए तरसते थे कि मुझे यहाँ जन्म लेना चाहिए, आज यदि भगवान से पूछा जाए कि आपको भारत में जन्म लेना है, तो वो सोचना पड़ेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। इसका कारण है जिस दिल्ली से मैं आ रहा हूँ, उस दिल्ली का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 70 के बीच में होना चाहिए, वहाँ 400 से 500 के बीच में। जिस दिल्ली में आज श्वास लेने के लिए तरसना पड़ रहा हो, जिस दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ हो, जो केवल कुतुब मीनार से 10 मीटर छोटा रह गया है, जिस दिल्ली में पीने के पानी के लिए तरसना हो कि शुद्ध पानी ना मिले, और जिस दिल्ली में खाने के लिए, शुद्ध भोजन के लिए, अन्न के लिए तरसना पड़ रहा हो, वहाँ क्या भगवान जाएंगे? बजाय इसके वहाँ पर रहने वाले लोग भी अभी बाहर जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? किस देश के अंदर जो एक तरफ हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कौन से विकास की तरफ जा रहे हैं, कौन सी प्रगति की तरफ जा रहे हैं? इस बात के चिंतन का मतलब है आज के तारीख में पर्यावरण। और इसलिए हम जब प्रगति और प्रकृति की बात करते हैं, तो एक तीसरा शब्द और इसके साथ जोड़ लिया जाए, वो है प्रलय। तो प्रलय प्रगति और प्रकृति के बीच में आता है। अगर हमारी प्रगति सही दिशा में नहीं जाएगी, जिसको आज बहुत बड़ी मात्रा में कहते हैं, वहाँ से मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि हम कौन सी प्रगति की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ जिस प्रगति के लिए आज सर्वाधिक हॉस्पिटल्स बन गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर 5 में से 3 लोग बीमार जो पेशेंट्स हैं, वो इस बात के लिए होते हैं कि जिनको पानी का प्रदूषण या जल के वायु के प्रदूषण के कारण बीमार हैं। विचार करना पड़ेगा कि हमको उस ओर से आगे की तरफ, प्रगति की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा के लिए कभी कभी ध्यान में आता है कि हम को 5-6 बातें करनी पड़ेगी। मैं 7 बिंदु जल्दी से इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि केवल वो बिंदु हैं, उसके बारे में विस्तार से नहीं, समय की मर्यादा होने के कारण, और उसको निदान क्या करना होगा। तो 7 बातें हैं कि अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो पर्यावरण पूरक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को लाना पड़ेगा। और इसे चाहे योजनाएं हो, चाहे विकास हो, उसको पर्यावरण पूरक लाना पड़ेगा। पहला है सतत विकास के लिए पर्यावरण पूरक हमको योजनाएं और प्रैक्टिसेस को लाना पड़ेगा, चाहे वो कृषि में हो, चाहे फैक्ट्रीज में हो, उद्योग में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में। दूसरा, हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। क्या हमको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिसमें मिनिमम पॉल्यूशन, मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत हो। तीसरा, हमको बार बार में कहा जाता है वृक्षारोपण, ग्रीन कवर इस देश का। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम कहकर क्या कहना चाहते हैं?
क्या एक पेड़ लगाना उसका उद्देश्य है? तो शायद पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एज पर WHO नॉर्म्स 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए। भारत के अंदर केवल 28 ट्रीज पर हेड है, 28 ट्रीज वर्सेस 422। लेकिन मैं और बता देता हूँ, जो मेरा केंद्र है सूरत, वहाँ 7 वृक्ष प्रति व्यक्ति हैं। अहमदाबाद में 13 वृक्ष प्रति व्यक्ति हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, एक ज़िले का DFO मेरे को बताता है कि दिल्ली के पास जो बहादुरगढ़ है, उस बहादुरगढ़ में 1 पेड़ प्रति व्यक्ति है। कहाँ से ऑक्सीजन आएगी, आप विचार करिए। लेकिन पेड़ के बारे में जब विचार करते हैं तो एक छोटी सी, मैं 2 लाइनों की एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पेड़ का समर्पण क्या होता है। और इसलिए एक पेड़ माँ के नाम का मतलब क्या होता है? तो जब तलक जिंदा रहेगा, कौन? पेड़। जब तलक जिंदा रहेगा आसिया दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो लकड़ियाँ दे जाएगा। हम पेड़ को एक पेड़ मानकर समझ लेते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में उसकी क्यों पूजा की जाती थी, उसके पीछे का ये भाव है। उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से। एक पेड़ जब लगाते हैं, एक इंसान ऑक्सीजन देता है, ये हमको अभी पता भी चल गया था। इसलिए उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से, फिर हमारे घर की चौखट और खिड़कियां दे जाएगा। ये पेड़ है। और अंत में है, जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब तुम्हें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। का मतलब पेड़ है। केवल ग्रीन कवर का बढ़ाना ये नहीं है, केवल ऑक्सीजन बढ़ाना नहीं है, तो इस देश के इकोसिस्टम का बैलेंस करना यानी पेड़ है। हमको इस ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो बताया गया था कि वृक्षारोपण यानी हरित कवर को बढ़ाना है, इस 28 को बढ़ाकर ज़्यादा करना है। तीसरा है, हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और वेस्ट मैनेजमेंट में स्वाभाविक बात आती है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इसको कम करना। मैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बाद में बताऊंगा कैसे परिवर्तन आता है। फिर हमको ये सब करने के लिए इंडिजिनस ट्रेडिशंस, जो हमारी लोकल आवश्यकता हैं, उनके अनुसार उस प्रकार की प्रैक्टिसेस को हमको ठीक करना पड़ेगा, उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको उस प्रकार की नीति के साथ में जन जागरूकता, और जन जागरूकता यानी पॉलिसी, और उसके साथ में अवेयरनेस। तो पॉलिसी, अवेयरनेस और 3P हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक मूवमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये करने के लिए अंतिम बात आती है कि हमको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी लेना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसे हो सकती है, मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको। एक फैक्ट्री थी गुरुग्राम में, उसको जब ये कहा गया कि हमको कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, इसलिए एक पहली बात है कि हमको पॉलिसी में चेंज, प्रशासन में थोड़ा जागरूकता लाना पड़ेगा और इसको पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो MOM करना पड़ेगा। MOM का मतलब है मिनिमाइज करना पड़ेगा, ओवर यूज़ को कम करना पड़ेगा और मिसयूज़ को कम करना पड़ेगा। ये ओवर यूज और मिसयूज़ को कम करना, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसको जब गुरुग्राम में कहा गया कि ये आपकी जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें हमको कम से कम पॉलीथीन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसने अपने टेक्निकल लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि जो हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं, बनने से लेकर बाहर जाने तक 6 बार वो पॉलीथीन के उसमें रैप होता है। उन्होंने कहा इसको 1 बार करिए। उन्होंने कहा सर प्रोडक्ट की हालत ख़राब हो जाएगी, अपना है ना प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन बाहर है ना सेल कम हो जाएगी। उन्होंने कहा जो भी होगा 1 बार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साल पहले की बात है। उस फैक्ट्री में उन्होंने वो रैपिंग कम की, केवल 1 बार लगाया, 6 करोड़ रैपिंग पर मंथ बच गया। उससे जो लेबर और जो बाकी तो सब बचा ही, लेकिन उनका प्रोडक्शन भी कम नहीं हुआ। ये कैसे हुआ कि जब हम इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को समाज में स्थापित करते हैं। उसका होता है सूरत का एक NIT
उसके डायरेक्टर वहाँ पर जो रात भर लाइटें जलती थी, बड़ा कैंपस था, उन्होंने उसको अल्टरनेट कर दिया। 12 बजे से 6 बजे तक लाइटों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अल्टरनेट किया। 4 लाख रुपए की बिजली वहाँ पर कम हो जाती है। आप सोच सकते हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बेंगलोर के अंदर भी इस प्रकार की बात हुई थी। तो हम क्या कर सकते हैं और इसका परिणाम क्या है, मैं 4-5 बात बताता हूँ आपको पता है कि हम प्रतिदिन सवेरे से शाम तक कितने प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं, इसकी आपको कल्पना नहीं होगी। 18 प्रकार के केमिकल रोज़ यूज़ करते हैं। अब कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम कोई एक व्यक्ति अपने देश में 1 ग्राम केमिकल को भी यूज़ करता है? 100 करोड़ ग्राम केमिकल का मतलब 10,000 टन केमिकल हम पर डे जनरेट करेंगे। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस केवल इतना है कि आप एक चीज़ कम कर दीजिए। अरे एक दिन बिना साबुन के नहा लीजिए तो 10,000 टन आपने बचा लिया। ये जो प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन के व्यवहार में लाना है, यानी प्रगति है, यानी प्रकृति के साथ जीना है। अब अगर इस प्रकार से हम अपने व्यवहार में लाकर इसको करते हैं तो इसका एक सकारात्मक व्यवहारिक प्रशिक्षण हम कर सकते हैं। और ये करने के लिए पर्यावरण गतिविधि के द्वारा छोटे प्रयोग किए गए, और छोटे प्रयोग किए गए थे हरित घर। हम अपने घर को यदि हरित घर बनाते हैं, यानी अपने जीवन को भी हरित सवेरे से शाम तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो था। इस हरित प्रैक्टिस को बढ़ाना और इसको आगे तक ले जाना जन जन में, प्रतिदिन सवेरे से शाम तक, वो अगर अभियान चलता है वही उसका मिटिगेशन है। और वो मिटिगेशन के लिए अब तक पूरे देश में 3 लाख से ज़्यादा घर हरित घर बन गए हैं, जहाँ पर कुछ न कुछ प्रकृति से संबंधित अपने हम उन्होंने प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज कर दिया। और उस मिनिमाइज करने के पीछे का भाव ये रहा कि अगर मैं रोज़ उस प्रकार से करूँगी तो वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाएगा। अभी एक छोटा सा विषय लिया गया था प्रयागराज कुंभ में। अभी इस बार आपको ध्यान में होगा महाकुंभ है, उस कुंभ में किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन कम किया जाए। तो कचरा उत्पन्न करना ये एक मानसिकता है, और उसका व्यवस्थापन करना यह दूसरी मानसिकता है। लेकिन तीसरी मानसिकता ये हो सकती है कि कचरा उत्पन्न ही ना हो। ऐसा करने के लिए हमने एक थैला एक थाली का अभियान किया। पूरे देश से 15 लाख थालियाँ और लगभग 30 लाख थैले वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। थैले से वहाँ पर 8,000 टन जो पॉलीथीन जनरेट होने वाली है वो कम हो जाएगी। जो 40,000 टन वहाँ पर डिस्पोजेबल होने वाला है उसमें से आधा हो जाएगा। आप सोचिए 20,000 टन यदि वहाँ का डिस्पोजेबल कम होता है, किससे होगा? ये घर घर से थाली यानी जीरो बजट। ये है सामाजिक जागरण। और इसलिए हम 3 बातों का आग्रह करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक मूवमेंट करना। लेकिन ये करने के लिए क्या करना? तो पर्सनल लेवल पर हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं और मेरी लाइफ स्टाइल में किस प्रकार से कम कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पर काम करना पड़ेगा, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से काम कैसे कर सकते हैं। और अंत में है कि हम इसको पब्लिक लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो मैं, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरी सोसाइटी, वहाँ पर इस अवेयरनेस को कैसे पहुँचा सकते हैं। और ये करने के लिए हमको अंत में एनवायरनमेंट का AMC करनी पड़ेगी। ये AMC क्या है? तो AMC का मतलब है अवॉइड। जो एनवायरनमेंट के नहीं होगा, जो उसके अनुकूल नहीं होगा, उसको मैं अवॉइड करने का कोशिश करना, कम से कम। तो अवॉइड करना, दूसरा मिनिमाइज करना M, तीसरा क्रिएट करना C। जो हमारे यहाँ रीयूज रिसाइकल की एक परंपरा है उसको करना इसके लिए आवश्यकता है। और इसलिए जब हम इस प्रकार की बात करते हैं कि प्रगति की तरफ देखने के लिए हम प्रकृति के अनुकूल अपनी जीवन शैली बना सकते हैं क्या, और जब ये बनाने की ओर जाते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आज असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पूरे असम में उसको कचरा मुक्त कर लिया। वो कचरा मुक्त गांव छोटा हो सकता है लेकिन औरों के लिए बड़ी प्रेरणादायक हो सकता है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयाग
प्रयास हम जब समाज में लेकर जाते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि छोटे छोटे बच्चे के मन पर स्वभाव में इस प्रकार की बात आने लगती है। और यही जब परिवर्तन की यात्रा आगे बढ़ती है तो हम प्रलय से बचने की प्रयास हो जाएगा। क्योंकि अगर छोटा सा भी प्रकृति के प्रति हम करते हैं तो वायनाड हो जाता है, जोशीमठ हो जाता है। और प्रकृति उस चीज़ का कब कितनी जगह कब बदला ले लेती है, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप सब लोगों को सुनाकर मेरी बात को पूरी करूंगा। कि अगर हमारे सामने 3 नल हों, 3 टेप्स हैं, और एक नल में यदि पेट्रोल, एक में दूध मिल्क और एक में पानी यदि टपक रहा हो, तो हम सबसे पहले किसको बंद करेंगे? नेचुरली सबसे पहले पेट्रोल का बंद किया जाएगा, फिर दूध का किया जाएगा और अंत में पानी का किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विचार करेंगे तो पेट्रोल और दूध के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। और इसलिए हमारे समझ में क्या आ गया कि यदि पैसा है तो हमने तुरंत बंद करने का प्रयास करते हैं, वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि अगर हमारे जीवन के लिए पानी की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ लास्ट प्रायोरिटी पर आ रहा है। ये प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। जब प्रायोरिटी बदलते हैं तो एक पैसे वाले सेठ जी की कहानी ध्यान में आती है। एक बहुत वाले बड़े बड़े पैसे वाले सेठ जी थे, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 7 दिन आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन लगा, दवाई लगी। 7 दिन बाद जब वो बाहर आते हैं, 50,000 रुपये का बिल देता है डॉक्टर। डॉक्टर का बिल देखकर सेठ जी रोने लग जाते हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बहुत स्वाभाविक सा उत्तर देते हैं कि डॉक्टर साहब आपने 7 दिन मेरे को दवाई दी और ऑक्सीजन लगाई और आप 50,000 रुपये ले रहे हैं। मैं आज 60 साल का हो गया, मैंने आज तक इस प्रकृति को जिसने खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा दी, उस प्रकृति को 1 पैसा भी मैंने नहीं लौटाया। मैं उसको कैसे लौटाऊंगा? इसलिए मैं रो रहा हूं। क्या कभी आप और मैं इस बात का विचार कर सकते हैं क्या कि जो प्रकृति हमको सब कुछ देती है, जिस दिन पैदा होते हैं उससे लेकर मृत्यु तक, पैदा होते ही पहली श्वास हमको प्रकृति से मिलती है, अंत होता है तो ये श्वास का अंत होता है। उस प्रकृति को कभी जिंदगी में हमने कुछ दिया है? और केवल दिया है तो प्रदूषण। और इसलिए अगर इस प्रलय को बचाना है तो प्रकृति के साथ जीवन जीकर ही हम प्रगति कर सकते हैं। और सच में वही प्रगति सस्टेनेबल की बात आ सकती है, वही सतत विकास की ओर हमको ले जा सकती है। मुझे लगता है हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से समाज जीवन की तरफ जाना है, तो यहाँ से ही ये मैं से हम की यात्रा है, इसी को प्रगति कहा जाएगा। मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की।